चलिए ठीक है, यहाँ पे कुछ सारी चीजें हैं। बच्चों ने कहा कि आप कौशिक जी को ही साथ में लाइए, तो सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका मगन ट्यूटोरियल्स पे कौशिक जी। और जी बच्चों सर। से एक बार जी मैं सर। ये पूछना नमस्कार सर। चाहूँगा नमस्कार सर। जी, बच्चों से मैं एक बार ये पूछना चाहूँगा कि क्या आप लोग कौशिक जी को सुन पा रहे हैं ठीक ठाक है? यदि आप लोग सुन पा रहे हैं तो एक बार क्लियरफाई कर दीजिए, फिर हम लोग बातचीत शुरू करते हैं। एक बार आप लोग क्लेरिफाई कर दीजिए, क्या आप लोग कौशिक जी को साफ साफ सुन पा रहे हैं? जी अगर मेरा आवाज आप लोगों को पहुंच रहा है तो थोड़ा कंफर्म कर दीजिएगा। हम्म, हाँ, आवाज मिल रही है, ठीक है। हम शुरू करते हैं। जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कौशिक जी, अभी इनायस सुन पा रहे हैं? जी सर, सुनाई दे रहा है सर, कहिए। इनायस डीएलएड को वैलिड कराने के लिए तमाम स्तरों पे प्रयास किए जा रहे हैं, और हमें जहां तक पता चला है कि वेस्ट बंगाल से आप भी लंबे समय से प्रयासरत हैं, चाहे वो कोलकाता हाई कोर्ट हो या फिर और भी जगहों पे आपने प्रयास लगातार किए हैं और इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अभी आपका जी एक बिल्कुल। जी, एक ऑडियो आपका तेजी से वायरल हुआ है और उसमें कुछ चीज़ें आपने बहुत ही सलीके से कही। मैं तो उसकी तारीफ करता हूँ कि जिस लहजे में और जिस सलीके से आपने ये सारी चीज़ें रखी हैं अपनी, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए कि आपका मेन कंसर्न क्या है, आपकी मेन चिंताएं क्या हैं, और अभी ये भी आप इसके साथ जोड़िएगा कि वेस्ट बंगाल में एनआईएस की स्थिति क्या है। जी, कौशिक सर जी। देखिए, पहले तो मैं वेस्ट बंगाल में अभी एनआईएस का जो स्थिति बन रहा है उस विषय में थोड़ा अवगत करना चाहूंगा। तो ही जाके मेरा जो कंसर्न है, अभी जो माहौल बन रहा है उसके रिगार्डिंग वो कॉन्टेक्स्ट में बैठेगा, मतलब आप लोगों को समझ में आएगा कि क्यों मेरा ऐसा कहना था ऑडियो पे। तो बात ऐसा है कि वेस्ट बंगाल में मामला जब से हम लोगों ने एनआईएस से डीएलएड किया है, तब से वेस्ट बंगाल का जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, वो एनआईएस वाले को एकदम 100% एक्सेप्ट करते थे। जबकि रेगुलर कैंडिडेट आज से 6 महीना पहले जब सुप्रीम कोर्ट में एनआईएस केस का स्टे लगा था, पहले पहले उस स्टे ऑर्डर को बुनियाद बना के कोलकाता हाई कोर्ट में हम लोगों के अगेंस्ट केस कर चुके थे। तो उस टाइम पे जो बोर्ड था, उन्होंने साफ उनको रिप्लाई ऐसा किया था हियरिंग में कि हम एनआईएस को रेगुलर डीएलएड के समकक्ष मानते हैं, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। जी जी। तो अभी विडंबना ऐसा है कि 2022 का हमारे यहाँ पे एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है जिसमें मैंने खुद पार्टिसिपेट कर रखा है और मेरा इंटरव्यू भी हो चुका है। अभी मेरिट लिस्ट अटका हुआ है बिकॉज ऑफ कोई अदर केस के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट में स्टे है, ऑर्डर है हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस के ऊपर, लेकिन वो एनआईएस के केस की वजह से नहीं है। लेकिन दिक्कत ये हो गया कि उसी स्टे के चलते हुए डीएड बीएड मामला का जो रिजल्ट है वो भी आ गया, उनमें से बीएड लोग भी बाहर हो गए, और एनआईएस जो मामला था उसका भी रिजल्ट आ गया। तो एनआईएस लोग भी अभी रेगुलर वाले ऐसा डिमांड कर रहे हैं कि एनआईएस को भी निकलना चाहिए। तो बीएड केस में तो ऐसा था कि वहां पे वेस्ट बंगाल के जो कैंडिडेट्स थे और बोर्ड थे, वो भी पार्टी थे। डीएड मतलब जो देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मामला था, उसमें हमारा जो वेस्ट बंगाल बोर्ड है वो भी पार्टी था, और हमारा जो रेगुलर कैंडिडेट्स थे वो भी पार्टी थे। तो बीएड का तो फिर भी बनता है क्योंकि उसमें एसएलपी था हमारा स्टेट से, हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बेस पे। लेकिन एनआईएस जो था, एनआईएस कैंडिडेट्स को हमारा स्टेट में पहले भी रिक्रूटमेंट मिल चुका है। 2020 का वो नोटिफिकेशन था और वो मिल चुका है पटना हाईकोर्ट के जजमेंट से पहले। मतलब पटना हाईकोर्ट के जजमेंट से पहले से हमारे जो स्टेट है वहां पे एनआईएस वैलिड है।
और हमारा बोर्ड ऐसा मानते भी है। तो विडंबना अभी ऐसा है कि जो रेगुलर वालों ने केस कर रखा था 28/11 के डिसीजन के बाद, वो फिर से केस को उठाए हैं अभी कोर्ट में, जो स्वाभाविक भी है, उनको उनका मामला लड़ना है। उसको कोई खराब, मैं कहता नहीं हूँ, किसी को जिम्मेवार नहीं करता। नहीं नहीं, ठीक है, जो जो संविधान ने जी अधिकार दिए हैं उसके प्रति और उसका यूज करने की स्वतंत्रता तो सबके अंदर है। जो सारी चीजें हैं जो भी वो कर रहे हैं, तो कोई सड़क पे आके मार पिटाई तो उन्होंने किया नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो जी, लेकिन तो लेकिन का जी जी, आपको तो माहौल ऐसा। जी जी कंटिन्यू कीजिए, आप बोलिए। मैं ये जानना चाह रहा था कि लंबे समय से आप संघर्षरत रहे हैं और आपने ग्राउंड लेवल तरह के प्रयास किए भी हैं। मैं ये जानना चाह रहा था और बच्चे भी यही जानना चाहते हैं, जो भी अभी इस समय हमारे दोस्त जुड़े हुए हैं, उनका मेन कंसर्न यही है कि आपको ऑडियो संदेश जारी करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? क्या ऐसी आफ़त आ गई? क्या ऐसा बवाल आ गया कि आपको ऑडियो जारी करना जी, तो जी, बात ऐसा है कि वो जो मुकदमा है वो अभी 28/11 के डिसीजन के बाद 30/11 को ही वो लोग अर्जेंट मैटर पे सुनवाई करा रहे थे कोलकाता हाई कोर्ट में। वो कोर्ट नंबर 17 जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के कोर्ट में, वो बहुत फेमस भी है हमारे स्टेट में वैसे। तो उस दिन तो हम कैसे भी करके बचा लिए, हमारे वहां पे डेट मिल गया हमको हमको वो वैसे बाहर नहीं कर दिए जज साहब ने। लेकिन मामला फिर से आज 4 जनवरी को लगा हुआ था उधर। तो हमारा स्थिति ऐसा बन गया है सर कि ना हमारे पास सीनियर एडवोकेट करने लायक पैसा था, ना हमारे पास कुछ ऐसा था, जबकि उन्होंने सुपर सीनियर एडवोकेट करके रखा था। तो फिर जब मैंने थोड़ा उसमें गौर किया, तो मैंने देखा कुछ एक बंदा हमारे केस में फंड नहीं करके, वेस्ट बंगाल का जो कैंडिडेट्स है वो हमारे केस में फंड नहीं करके वो पप्पू सर को फंड कर रहे थे। तो मैंने सोचा भाई ठीक है, पप्पू सर कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस करेंगे तो अच्छा ही है, खराब चीज तो कुछ है नहीं इसमें। लेकिन फिर वेस्ट बंगाल का केस कौन लड़ेगा? यहाँ पे 11,000 पदों के लिए भर्ती चल रहा है, उसमें नैस कैंडिडेट का भविष्य अभी प्रश्न चिन्ह के सामने है। हुँ। और उसके बाद 28/11 का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उससे पहले और दो टीईटी, यहाँ टीईटी का एग्जाम यहाँ पे हो चुका है, जो कि है टीईटी 2022 और टीईटी 2023। वो भी 28/11 के जो डिसीजन है उससे पहले हो चुका है। तो जो क्लैरिफिकेशन केस हम लोग सुप्रीम कोर्ट में करने के लिए कोशिश कर रहे थे, ताकि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस 2022 वो बच सके, टीईटी 2022 वो बच सके, और टीईटी 2023 जिसमें भी एनआईएस कैंडिडेट्स को एग्जाम देने का मौका मिल गया, उसमें भी बच सके, ये कोशिश हम सुप्रीम कोर्ट से करवाने का कोशिश कर रहे थे। उस विषय में हमारा एडवोकेट से भी वार्तालाप हुआ सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन बात वहीं पे फंस गया कि फंडिंग वेस्ट बंगाल से मिल नहीं रहा था हमको। वेस्ट बंगाल का कैंडिडेट जाके फंडिंग कर रहे थे पप्पू सर को, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। वो हमारा केस अगर लड़ने के बाद कुछ सहायता हम किसी और को कर सके तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा कॉज एक ही है, उद्देश्य एक ही है, तो सहायता भी मतलब काम भी मिलके ही करना चाहिए, बहुत जाहिर सी बात है। लेकिन जो पप्पू सर लड़ रहे हैं, जो मुझे समझ में आया, जो केस लड़ रहे हैं, वो बिहार के जो टीआरई 2 के मतलब सप्लीमेंट्री लिस्ट वाले थे, और टीआरई 1 के सप्लीमेंट्री लिस्ट वाले थे, और टीआरई 2 के जो जिनके रिजल्ट अटके हुए हैं उनके रिगार्डिंग शायद उन्होंने रीट फाइल किया हुआ होगा। तो अच्छा। अगर वो बिहार वालों के हक में लड़ रहे हैं, तो उसका मैं बहुत ही तारीफ करता हूँ, जैसे कि मैं वेस्ट बंगाल वालों के हक में लड़ रहा हूँ। लेकिन मैं तो ऐसा दावा नहीं कर रहा हूँ ना सर कि मैंने क्लैरिफिकेशन केस किया है सुप्रीम कोर्ट में। जो केस मैंने ऑलरेडी फाइल भी कर दिया है, वो अगर चाहिए किसी को प्रूफ तो मैं वो भी दे सकता हूँ। तो मैंने जैसे क्लैरिफिकेशन केस किया है, उसमें अगर ऐसा प्रमाणित होता है कि 28/11 के पहले से जो है प्रोसेस में वो वैलिड है और बाद में जो है वो इनवैलिड है, अगर ऐसा प्रमाणित होता है तो सबको, पूरा देश को उसका लाभ मिलेगा ना सर, पहले वालों को। जी, भविष्य का मैं कह नहीं सकता, क्योंकि वो खाली रिव्यू के माध्यम से ही सही हो सकता है वो, और मुझे करने का वो अधिकार है नहीं, क्योंकि कानूनी बातें हैं जो मुझे पता है, जो मेरा एडवोकेट हो और मैं खुद भी पढ़ा लिखा हूं, तो समझ में आता ही है। तो मैं भी वेस्ट बंगाल से केस लड़ रहा हूं, और मुझे ये पता चल रहा है कि
हमारा फंडिंग नहीं हो रहा है, एडवोकेट का पैसा नहीं है, हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट करने का पैसा नहीं है, मैं कभी कोलकाता जाना पड़े, कहीं दिल्ली जाना पड़े, उसका पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा है, जबकि वेस्ट बंगाल के आधे कैंडिडेट जा रहे हैं, बिहार के केस में फंड कर रहे हैं। तो मुझे बहुत दुख हुआ और बहुत बहुत कष्ट हुआ कि भाई जो बंदा तुम्हारे वेस्ट बंगाल में जो प्रोसेसेस अभी चल रहे हैं उसके लिए लड़ रहे हैं, उसके लिए दिन रात एक कर रहे हैं, वकील के लिए एविडेंस जुटा रहे हैं, इतना सब करने के बाद भी पप्पू सर ऐसा संदेश दे रहे हैं कि भाई मैं पूरा देश में वैलिड करवाऊंगा। तो भाई ऐसा मैं तो नहीं कह रहा हूं ना, हालांकि एक केस उनके जैसा मैं भी तो लड़ रहा हूं। तो मुझे इतना दिक्कत आने लगा कि फंडिंग नहीं हो रहा और अपना वेस्ट बंगाल का मामला जब रुकने लगा तो मैं कि पप्पू सर के जो ये कार्य प्रणाली है उसमें थोड़ा क्वेश्चन मार्क लगा कि सर आप ये तो क्लियर कीजिए कि पूरा देश का आप फायदा कैसे करेंगे, जबकि आप रिव्यू थोड़ा के सा रिव्यू कौशिक का। जी आपको थोड़ा सा कौशिक जी मैं टोक रहा हूँ, और इसलिए टोक रहा हूँ कि पहले मुझे ऐसा लगता था कि दो एंगल हैं, लेकिन अभी क्या हो जी गया, अभी ये मैं कह सकता हूँ कि ये ट्रायंगल टाइप का बन गया है कि एक तरफ पहले हम ऐसा, और टाइटल भी आपने यदि देखा होगा तो मैंने ये किया था कि उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड तो डायरेक्ट पार्टी है इस मैटर में, और बिहार, इन यही दोनों थे। उत्तराखंड से मैं यहाँ पे नाम ले ही लेता हूँ, हालांकि मैं बचने की कोशिश करता हूँ। नंदन सिंह बोहरा नहीं सर नहीं। और पप्पू सिंह यादव सर बिहार से, तो इन दोनों ने प्रयास भी किए हैं और अपने अपने प्रदेशों में जिताए भी हैं एनआईएसडीएलएड को। लेकिन यहाँ पे अब एक बीच में एक और एंट्री होती है कौशिक दास जी की, और कौशिक दास जी भी लंबे समय से हालांकि है और पर्दे से बचते रहे हैं, सोशल मीडिया से भी मैं समझता हूँ कि बचते रहे हैं, अंदर अंदर काम करने वालों में से हैं। लेकिन अभी एक और तीसरा चेहरा भी यहाँ पे आ गया कि आप भी अपने प्रदेश में स्टेट में एनआईएसडीएलएड को वैलिड कराने के लिए संघर्षरत है, और जाहिर सी बात है हर जगह की परिस्थितियां, आपने जैसा कि कहा कि हमारे यहाँ परिस्थितियां अलग हैं, तो जी इस बिल्कुल। कॉन्टेस्ट में कोलकाता हाई कोर्ट में आपके यहाँ है, तो जाहिर सी बात है कोई भी कहेगा कि आपको भी लड़ने की आवश्यकता है। इसीलिए हमने इंटीग्रेशन का प्रयास किया था और बहुत लंबे समय से प्रयास किया था। ऐसे एक प्रयास में मैं झूठा भी साबित हो गया। देखिए, मैं जो बातें कहता हूँ बिल्कुल फैक्ट कहता हूँ, ये मेरी आदत है, जो होता हूँ मैं मुंह पे बोल देता हूँ। तो जी मुझे झूठा कहा गया, मैंने इंटीग्रेशन का प्रयास इसलिए किया था। उस समय मैं आपके बारे में भी जानता था, लेकिन आप से क्षमा ही मैं चाहूँगा कि मैंने उस समय आपको अप्रोच नहीं किया, या मैं आपको अप्रोच नहीं कर सकता था, बस इतना ही आप समझ लीजिए। लेकिन कोहरा सर को और पप्पू सर को मैंने दसों बार बीसों बार कॉल किया होगा, दसों बार बीसों बार उनसे ये रिक्वेस्ट किया कि सर एनआईएसडीएलएड के बच्चों की पीड़ा है, इसको आप समझिए। वो यदि दो धड़ा दो पोल हो जाएगा और दोनों अपनी अपनी बातें करेंगे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि जाएं तो जाएं किधर जाएं। अभी हाल फिलहाल के समय में गहमा गहमी आप लोगों ने देखा होगा, आपने भी देखा होगा, हम तो बराबर सोशल मीडिया ही हमारी जिंदगी है, तो हम इसी में रहते ही हैं। तो फिर से गहमा गहमी चल रही है। अब यहाँ पे कमजोरी आ रही है, ये जो एक अलग अलग ये जो विचारधारा बन रही है, जो अलग अलग काम करने की बन रही है, इस कहीं न कहीं बच्चों के बीच कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। 200-400 बच्चे तो हमसे ऐसे ही जुड़े हुए हैं और हमेशा संपर्क में रहते हैं, कभी-कभी फ़ोन करके दिमाग खा जाते हैं कि वास्तव में ये हो क्या रहा है? कौन सही है? कौन क्या करने जा रहा है? तो फिलहाल मैं आपको थोड़ा-सा समय एक और दूँगा, और 5 मिनट में आप ये बताने की कोशिश कीजिए कि अभी तक वेस्ट बंगाल में स्थिति क्या रही है? किस मोड़ तक आपका केस पहुँचा है? जी। सर अभी ऐसा ऐसा है वेस्ट बंगाल में जो 28/11 का जो जजमेंट आया उसके बाद 30/11 को हमारे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई एनआईएस को बाहर निकालने का जो प्रयास रेगुलर वाले कर रहे थे उस विषय में, और सुनवाई बहुत जोरदार हुआ उधर, बहुत टाइमों तक चला। लेकिन और वो रेगुलर जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने सुपर सीनियर एडवोकेट हालांकि कर रखे थे, लेकिन हमारा एडवोकेट भी किसी तरह से केस को बचा लिया। उस दिन हम लोग वैसे भी बहुत डिमोटिवेटेड थे, उस दिन उतना लड़ने का वो स्थिति नहीं था हम लोगों का। लेकिन अब जो स्थिति बन रहा है, हमारे पास बहुत नया एविडेंस आ चुके हैं और बहुत ज्यादा हम लोगों ने इस विषय में रिसर्च कर लिए है। तो अभी मामला ऐसा है कि अगर स्थिति नेक्स्ट कल को या फिर परसों को हियरिंग होगा
तो हमारा पक्ष हम मजबूती से रखेंगे और उसका प्रयास भी कर रहे हैं। अभी प्रॉब्लम आ रहा है फंडिंग की। और एक बात मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा, आप बात कर रहे थे थोड़ा यूनिटी के बारे में, तो ये बात से मैं आपका बहुत ही सहमत हूं कि यूनिटी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बात एक आ जाती है सही और गलत की। मैं अगर वेस्ट बंगाल का कैंडिडेट हूं और कहीं मुझे देख रहा है कि वेस्ट बंगाल को बचाने का जरूरत है, जिसमें मैं खुद ही विक्टिम हूं क्योंकि मुझे अपने आप को भी बचाना है, तो उस विषय में जो मुझे मदद करेगा, जो प्रोसेस मुझे कारगर लगेगा, जो मुझे सही लगेगा, मैं तो उसी रास्ते पे चलूंगा ना। तो अभी इस विषय में मुझे दो चीज लगता है कि वेस्ट बंगाल में जो प्रोसेस चल रहे हैं उसको बचाने के लिए हमको वेस्ट बंगाल स्पेसिफिक लड़ाई तो लड़नी ही है। साथ में जो ब्लंडर हमसे हो चुका है, जो 28/11 का जजमेंट आ चुका है ऑलरेडी, जिस विषय में अभी कुछ करना होगा तो रिव्यू के मतलब रास्ते से ही करा जा सकता है। देखिए रिव्यू अगर किसी केस में कोई सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आ बिल्कुल। जाता है। ये आपने मैं फिर से आपको क्षमा चाहता हूँ, टोक रहा हूँ। आपने ऑडियो में ये बात मेंशन किया है कि यदि इस निर्णय को पलटवाना है तो आप फ्रेश केस करके इसको नहीं पलटवा सकते। यानी इस निर्णय को आपको संभव ही नहीं है। यदि बदलवाना है तो आप रिव्यू के लिए ही आपको जाना पड़ेगा, और रिव्यू वही कर सकता है। जैसा कि आपने उसमें कहा है, मैंने कहा कि मैं साफ-साफ जो बातें हैं मैं बोलता हूँ। जी जी, बिल्कुल पप्पू सर बिल्कुल। ने भी रिव्यू की बात कही है कि हम भी रिव्यू के लिए जाएंगे। हाँ, वही मैं तो मेरा क्वेश्चन है ना सर। इस पे मैंने थोड़ा तो सा वही बात करें क्वेश्चन रख जी। वही तो मैंने क्वेश्चन रखा था कि पप्पू सर ऐसा कर रहे हैं कि मैं सारा पूरा देश में कराऊंगा, सभी मुझे फंडिंग कीजिए, जबकि मुझे भली भांति पता है कि आप कर ही नहीं सकते, आप इन एलिजिबल है। अगर मुझे ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट हुआ है तो मैं यूपीएससी का एग्जाम बैठ नहीं सकता, मैं इनएलिजिबल हूँ। वो आप वैसा है, इस सुप्रीम कोर्ट मामले में आप इनएलिजिबल है। तो आप ऐसे गुमराह करने वाली बातें, ये सब जो जिसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, ये आप सामने आके कहते हैं, तो इससे हमारा भी नुकसान होता है। और झूठ बोल के आप अगर हमारा फंडिंग ले जाएंगे, हमको केस लड़ने में दिक्कत आ जाएगा, तो मुझे आके मतलब मजबूरी में आके बोलना पड़ रहा है ऐसा कि भाई हमारा केस हम नहीं लड़ पा रहे। और आप झूठ मत बोलिए, आप बिहार के लिए केस लड़ रहे हैं तो आप सच्चाई बोलिए, बिहार के कैंडिडेट से फंडिंग लीजिए, जिसको आपका केस से लाभ मिलने वाला है, आप उनसे फंडिंग लीजिए और उनसे केस लड़िए। अगर हमें कुछ कुछ मदद करना है, हमारा सामर्थ्य में आएगा तो हम बिल्कुल करेंगे आपको। लेकिन आप ऐसा झूठ फैला के जो आप काम कर नहीं सकते, आपका बस का है वो नहीं, तो आप क्यों कहते हैं ऐसा? आप ऐसा कह के पूरा देश से फंडिंग, अभी आप देख लीजिए केवीएस का मामला है, अभी आसाम का मामला है। आसाम हालांकि मेरा नियर बाय नियरेस्ट स्टेट है, बहुत जान पहचान वाले मेरा उधर भी है, तो आसाम का अलग मैटर है। आप अगर कहेंगे कि आसाम वाले भी मुझे फंडिंग कर दीजिए, केवीएस वाले भी मुझे फंडिंग कर दीजिए, और केस आपको लड़ना है टीआरई का, तो आप तो सर झूठ बोल रहे हैं ना। तो यही बात मैंने तो कहा ऑडियो में कि सर आप सच्चाई बोलिए, सच बोल के आप फंडिंग लीजिए, केस लड़िए, उसमें हमारा भी फायदा है। लेकिन जो आप नहीं कर सकते वो बोल के आप झूठा दिलासा दे के देशवासी से, मेरे स्टेट वालों से भी अगर आप फंडिंग ले रहे हैं तो वो मेरे लिए तो हानिकारक है ना। तो इसीलिए मैंने बोला कि सर रिव्यू से ही कुछ हो सकता है जो कि आप कर नहीं सकते। तो रिव्यू के लिए आप फंडिंग अलग से करने के लिए बोलिए, आप अपना केस के लिए अलग से फंडिंग कराइए, और अगर सब मिलकर रिव्यू करना है तो उस विषय में बोलिए। लेकिन आप ऐसा मत बोलिए कि मैं ही कराऊंगा, मुझे ही फंडिंग करूं। तो इस ऐसे करके दूसरों का जो लड़ाई है, संघर्ष है, वो कमजोर होता है। तो आप अगर दूसरों के बारे में नहीं सोचेंगे तो दूसरे आप ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो आपके बारे में भी सोचे, है ना सर। तो कमजोर अगर कोई संघर्ष बन रहा है तो इसमें सभी को आके सोचने का आवश्यकता है कि मैं इसमें क्या कर सकता हूं, है ना। तो रिव्यू के बारे में उनको सोचना चाहिए कि रिव्यू ऐसे तो एक्सेप्ट होगा नहीं। रिव्यू को एक्सेप्ट कराने के लिए पहले गजट चाहिए, तो उसमें रिव्यू अभी डीले एप्लीकेशन लगा के उसमें टाइम मिलता है 3 महीना का। तो इतना जल्दबाजी की भी जरूरत नहीं है। कुछ एक नया चीज आने दीजिए, कुछ अगर हो सके तो गजट का आने दीजिए, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। जब हमारा पैर में कंक्रीट जैसा ताकत आएगा, जब जब जमीन थोड़ा मजबूत हो जाएगा, तब करते हैं रिव्यू, तब बनेगा काम। ऐसे जाके मतलब अभी एक बार तो मतलब कुछ हो गया, हमारा जो नुकसान होना था हो गया, अभी सोच समझ के काम करना है ना सर। तो
अभी जो मामला है, ऐसे हड़बड़ी में एक जगह पे फंडिंग करा रहे हैं, वो भी झूठ बोल के, ये अच्छा नहीं चल रहा। तो मैंने इस मजबूरी में आके बोला कि सर हमें भी आवश्यकता है, वेस्ट बंगाल का कैंडिडेट आपको फंडिंग कर रहा है जो कि आप हमको मदद नहीं कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल से मैं केस लड़ रहा हूँ, आज एडवोकेट रखने का बारी आता है तो मुझे पेमेंट करना पड़ता है, जो केस लगाना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट में वो मुझे पेमेंट करना पड़ता है, उसमें आप तो मुझे मदद कर नहीं रहे हैं सर। मैं सच्चाई बोल रहा हूँ आपके सामने आके, सबके सामने आके। तो आप क्यों वेस्ट बंगाल वालों से फंडिंग ले रहे हैं, उससे वेस्ट बंगाल वालों का क्या फायदा है सर? तो यही बात तो मैं पूछा था। मैं कोई खराब किसी को बोलता भी नहीं हूँ। आप सर बिहार के केस लड़े तो अच्छी तरह से लड़े और बिहार के जो कैंडिडेट्स है उनको वैलिड करवाए, लेकिन फंडिंग नहीं चाहिए ना, यही तो मेरा कहना था। जी सर। जी, बिल्कुल आपके कहने का मतलब ये है कि पप्पू सर फंडिंग तो है कि पूरे देश से करवा रहे हैं, लेकिन स्पेशली वो फ़ायदा जो बिहार के सिलेक्टेड कैंडिडेट या प्रोसेस में, आपके कहने का ये मतलब है कि उनको फ़ायदा वो पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन फंडिंग वो सबसे ले रहे हैं। और रिव्यू के लिए जैसा कि आपने कहा कि मुझे भी जहाँ तक ये है कि बिहार में पार्टी नहीं है, तो रिव्यू के लिए वो किस आधार पे जाए। हो सकता है कि कोई अलग से आईए लगी हो या उस हिसाब से हो तो जाए, लेकिन रिव्यू के लिए तो रेफरेंस मेन केस से ही बनेगा। खैर जो भी हो, आप लोग लंबे समय से रहे हैं। एक बार मैं एक बार और कोशिश कर रहा हूँ कि इस के दौरान ही यदि पप्पू सर जुड़ पाएँ तो मैं उनको जोड़ने की कोशिश करूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि आए अ, शायद ज़्यादा हैं और वो हमसे नहीं जुड़ पाएँगे। तो अभी जी, नहीं नहीं, बिल्कुल सर, वो अगर जुड़ेंगे तो मेरा भी प्रश्न रहेगा ना सर कि आप पूरे देश से फंडिंग मांग रहे हैं, तो पूरा देश मतलब वो एक बार क्लियर हो जाता है चीज सबके सामने तो अच्छा रहेगा। तो हम भी उनको हेल्प करेंगे या फिर वो हमको हेल्प करेंगे, जो अच्छे से लड़ेगा सबको। उन्होंने जी। कहा था, देखिए मैंने अभी दोस्तों से ही कहा, अभी-अभी जैसे ही मैंने दोस्तों से भी कहा, 7:30 का समय मैंने रखा था और आपने देखा ही होगा जो टाइटल है उस पे लिखा हुआ है साफ-साफ। तो फिर बाद में सर ने कहा, पप्पू सर ने कहा कि ऐसा है कि 8:30 का रख, 8:30 में का ये मोटिव था। मैंने कहा ठीक है 8:30 करते हैं, ताकि ये थोड़ा-सा खेद भी व्यक्त करना पड़ा क्योंकि 7:30, लेकिन बच्चे फिर भी जुड़े हैं, जितने भी जुड़ सकते हैं। तो उन्होंने कहा इसलिए मैंने इसको 8:30 किया, लेकिन अभी तक वो नहीं आ पाए और ये दूसरी बार हो रहा है कि पप्पू सर ने कह के और वो पीछे हटे हैं। वजहें हो सकती हैं, लेकिन हमेशा हर बार ये वजहें कैसे हो जाती हैं मेरे ही साथ, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए तो नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये मेरे साथ ही होता है या और चैनल्स पे भी पप्पू सर ऐसे ही कह के और नहीं आते हैं। तो जो भी हो, मेरे साथ ये दूसरी बार हो रहा है और अभी भी मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अ, शायद कोई इस तरह की अपरिहार्य स्थिति पैदा हो गई हो जिससे सर नहीं आ पा रहे हों। तो ठीक है, अंत में मैं आपसे कौशिक जी बहुत ही विनम्रता से थोड़ा सा आप कहूँगा कि समय लीजिएगा, इसमें जल्दी अपनी बात पूरी। आप अंत में एनआईएस डेलेट परिवार को क्या कहना चाहेंगे? चाहे वो वेस्ट बंगाल के हों या परिवार शब्द मैंने जोड़ ही दिया है, तो इसमें पूरा भारत। तो आपकी तरफ से जी, संदेश। जी सर, पहले मेरा वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट्स को मेरा प्रणाम रहेगा। आप सभी के लिए मेरा यही वार्ता रहेगा कि सर सभी के लिए हम लोग लगे हुए हैं, टीईटी 2022, टीईटी 2023 और रिक्रूटमेंट प्रोसेस 2022, टीईटी 2014 सभी के लिए हम काम कर रहे हैं। आप सभी जल्दी से जल्द जुड़िए। ये जो रेगुलर कैंडिडेट्स हमको निकालना चाहते हैं उनकी मंशा पे पानी फिरने वाला है, इतना मुझे अभी विश्वास हो चुका है, क्योंकि 30 तारीख का जो हियरिंग था उसके बाद से 4 तारीख तक हमने जितना मेहनत कर लिया है और जितना नया डॉक्यूमेंट्स हमने जोड़ लिया है, उसके बाद तो मुझे पूरा विश्वास है कुछ ना कुछ इसमें पॉजिटिव हमको मिल सकता है। तो अभी आप इधर उधर भटकिए मत। अभी जल्दी से जल्दी जो हमारा संगठन है पश्चिम बंगाल एनआईएस डीलर संग्राम मंच, उसी के साथ जुड़िए। हम लोग पूरा कोशिश करेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाने का तैयारी हो चुका है। बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में हम मामले को ले जाएंगे अगर हाई कोर्ट से हमको न्याय नहीं मिलेगा। और
आपको खुशखबरी जरूर देंगे। और जो बाकी देश के लोग, जो देश के कैंडिडेट्स हैं एनआईएएस के, सभी के लिए मेरा यही बता रहेगा, अभी जल्दबाजी का काम नहीं है। कोई भी केस अगर आप करेंगे तो वो एनआईएएस का रिगार्डिंग होगा तो जस्टिस गवाही के कोर्ट पे ही जाएगा। और अगर कोई जज किसी विषय में एक बार डिसीजन दे चुके हैं तो बहुत ही कम संभावनाएं होती है कि उस पे वो पुनर्विचार करे। संभावना यही बनता है कि कोई भी सुनवाई से पहले ही उसको खारिज कर दिया जाए। अगर आप गौर करे होंगे कि देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस हुआ था, बिल्कुल। उसमें भी यही हुआ था। उन्होंने जो रिव्यू पिटीशन डाला था, उन्होंने जो औचित्य धारा सर का जो मिसलेनियस एप्लीकेशन था वेस्ट बंगाल से बीएड कैंडिडेट्स के बिहाफ पे, वो भी डिस्पोज ऑफ हो गया था सुनवाई से पहले ही। जबकि बिहार सरकार ने, जो कि सक्षम है, इतना बड़ा सरकार है, वो भी बिहार वालों के बिहाफ पे केस करे थे सुप्रीम कोर्ट में। वो भी जाके सुधांशु धूलिया और सर के केस में अनिल मतलब बोस। बेंच में चला गया। अनिल बोस जी के बेंच में चला गया और फिर सरकार ने खुद ही मामले को वापस भी ले लिया। तो अभी कोई भी जल्दबाजी आप करेंगे, इसका संभावना बहुत ही कम बनेगा कि हमको सफलता इस मतलब कंडीशन में तो मिलना दिक्कत वाली चीज लगता है। अभी गैजेट का काम चल रहा है, उसमें कुछ मतलब पॉजिटिव संकेत भी आ रहे हैं, तो आप उसमें थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे भूरा सर भी है और जैसे पप्पू सर भी बहुत प्रयास किए हैं, मैं झूठ नहीं बोलता, जहां पे रिस्पेक्ट ड्यू है बिल्कुल, वहां बिल्कुल। पे रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। तो जो ये वाला काम है, गैजेट का काम पहले करते हैं, इसमें कोई सकारात्मक कोई चीज आने का उम्मीद करेंगे। जो भी इसमें सकारात्मक भूमिका लेगा उसके पीछे हम सपोर्ट करेंगे। और गैजेट आने के बाद ये रिव्यू का काम अगर करेंगे तो इसमें हमको सफलता मिलेगा। बाकी जो भी है पूरा देश का मैटर है, तो सबको एक जगह पे आने का तो आवश्यकता है ही। लेकिन कोई अगर झूठ फैला के कि कोई फ्रेश केस करवा के हम एनआईएएस को वैलिड करवा देंगे, रिव्यू का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, या फिर मैं पार्टी नहीं हूं मैं ही रिव्यू करवा दूंगा, इन सब बहकावे में आना और गुमराह करने वाले भी, इसमें थोड़ा चिंता करने की बात यह है कि ये काम कितना सही है या कितना गलत है। अगर झूठ फैला के कोई काम किया जा रहा है तो वो गलत ही होता है, उद्देश्य उसका कुछ भी हो। तो गलत काम करने वाले और जो गलती का साथ दे रहे हैं वो भी थोड़ा इस विषय में सोचे कि अभी जो भी कदम हमको रखना है बहुत सोच समझ कर रखना है। गैजेट के विषय में सोचना है, या फिर कुछ तो ऐसा करना है, कुछ तो ऐसा एडवोकेट चाहिए जो कि ये काम करवा सकता है। खाली लॉजिक पे बेस पे आप ये काम थोड़ा वैसा ही है, एक डिसीजन आ जाने के बाद उसमें वो बीएड वाला परिणाम ही आएगा। तो थोड़ा सोच समझ के थोड़ा आगे बढ़ना, और जो इसमें सकारात्मक भूमिका ले रहे हैं उसी का सपोर्ट, उसी का पीछे हमको खड़ा होना है, ऐसा भी मेरा संदेश रहेगा पूरा जो देश के एनआईएस डीलेट कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। कौशिक जी, आपने बहुत ही जी। अच्छे तरीके से और बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी बातें यहाँ पे रखी हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। एक लंबा अरसा रहा है और आप प्रयास कर भी रहे हैं इस समय। आप हमसे जुड़े और इतनी सारे बातें की और बहुत सारी जानकारियाँ भी आपने उपलब्ध कराई कि जैसे अ, यदि फैसला आ चुका है तो उस रिव्यू के द्वारा ही उस फैसले को 28 नवंबर को रिव्यू के ही तरीके से कर सकते हैं। हमने भी कई सारे एडवोकेट से बात की, तो ये बात कहीं न कहीं आपकी सही है। और दूसरी बात आपने कही कि फ्रेश केस करके आप प्रभावित नहीं कर सकते। तो ये तो बिना पढ़ा-लिखा अनपढ़ आदमी भी समझ सकता है कि इस आप नहीं कर, जब पहले से किसी मामले में डिसीजन आ चुका है तो उसको प्रभावित करने के लिए उस मामले के अंतर्गत, उस केस नंबर के अंतर्गत जो स्टेप आप ले सकते हैं, 3 जजेस के पीछे जा सकते हैं, आप 5 जजेस के पीछे जा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप उस चेन में कहाँ तक जाते हैं। बाकी अलग से आप यदि केस करते हैं तो मुझे लग रहा है कि जहाँ तक ऐसा है कि कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपकी ये बात सही है। आप हमसे जुड़े और इतनी सारी बातों से आपने रूबरू करवाया। कौशिक जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये थे कौशिक जी, और मैं आपसे एक चीज़
कहना चाहूँगा। यदि आपके कोई सवाल हों, यदि आप कुछ पूछना चाहते हो तो सारी स्थिति तो आप लोगों ने देख लिया और यहाँ पे ऑफ कोर्स मैं कहूँगा व्यस्तताएँ जीवन में होती हैं और बहुत सारी चीज़ हमारे इच्छा अनुसार नहीं हो पाती है, तो मान के चल रहा हूँ कि पप्पू सर ने भले ही ये दूसरी बार किया हो हमारे साथ कि उन्होंने कह के भी